उस अधिकारी ने मुझे भी दूसरों की तरह समझ लिया। जैसे यहाँ के लोकल एमएलए का टेलीफोन सुन तो लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। चीफ मिनिस्टर का फोन तो सुन लेते हैं लेकिन उनकी बात को अनसुना करने का काम करते हैं। उन्होंने मेरे बारे में भी शायद ये सोच लिया उस अधिकारी ने, ये आज बैठ करके टेलीफोन किया तो कल चला जाएगा, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। मैंने उसी वक्त उसकी भाषा को भांप लिया था। शाम को जब मैं जींद पहुंचा तो जींद पहुंचने के बाद मैंने उसे अपने आवास में बुला लिया और बुलाकर के उसको हिदायत दे करके गया था कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर पानी की व्यवस्था तेने नहीं करी तो मैं यात्रा बीच में छोड़ करके आऊंगा और उस नहर की कुड़ी के अंदर तेरी गर्दन दबा करके छोड़ कर गया। उस अधिकारी को मेरी भाषा समझ आ गई और मेरे साथ 10 दिन तो लगे नहीं होंगे। मात्र 1 हफ्ते के अंदर साहब 1 हफ्ते में पीने के पानी का बंदोबस्त हो गया। सत्ता में बैठे लोग जो काम 4 साल में नहीं करा सके उस काम को 1 हफ्ते में करा करके देने का काम किया। अनाज बना दोगे 2024 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा देंगे। जहाँ ये मीटर पड़वाएंगे वहीं उसके साथ साथ ऐसे नए मीटर आपके घरों में लगा करके देंगे जिनकी गरारी 500 पे आके भर जाएगी, किसी का 500 से फालतू एक पैसा मिलकर नहीं आएगा। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने से पहले देश के प्रधानमंत्री ने किसान के साथ सबसे बड़ा वायदा किया था और कहा था कि अगर मेरी सरकार दोबारा बनेगी तो दोबारा बनने के बाद 2022 में किसान की फसल की आमदन 2 गुना कर दूंगा। 2022 का साल तो बीत गया। किसान की फसल के दाम पे बढ़ने की बजाय किसान के ऊपर कर्जा बढ़ गया। किसान की फसल के दाम कम हो गए, महंगाई बढ़ गई। जहां कर्जा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, वहीं किसान को 13 महीने तक इस मौजूदा बीजेपी की सरकार ने आंदोलन करने पर मजबूर किया था। आपको याद होगा 3 काले कानून बना दिए गए थे और ऐसे काले कानून थे अगर आज भी वो लागू रह जाते तो हम जिन जमीनों के मालिक उससे बेदखल हो जाते। हमारी जमीनें जो है बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के हाथों में चली जाती और हम अपनी जमीन के अंदर नौकर बनकर के काम करने पर मजबूर हो जाते। ये तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का किसान इकट्ठा हो गया और उसने इकट्ठे होकर के दिल्ली के चारों तरफ के जो बॉर्डर थे उन पे आकर के 13 महीने लड़ाई लड़ी और उस 13 महीने के दौरान 750 किसानों ने शहादत दी। तब जाकर के इस देश के प्रधानमंत्री को ये बात समझ में आई कि किसान मर तो सकता है लेकिन जब तक उसकी बात को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक उसकी बात को माना नहीं जाएगा, वो आंदोलन वापिस करके अपने घर नहीं जाएगा। आखिर मजबूर होकर के 13.5 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री को किसान से माफी मांगनी पड़ी। तीनों काले कानून वापिस लेने पड़े लेकिन एक चूक रह गई उस वक्त। अगर एमएसपी के कानून बनवा दिए जाते, अगर किसान वहां से तब तक खड़ा ना होता, आंदोलन चलाने वाले किसान नेता अगर उस आंदोलन को थोड़ा सा और लंबा खींच देते तो देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर के एमएसपी का कानून बनाना पड़ता है। एमएसपी का कानून बना नहीं, कानून नहीं बनने की वजह से आज हमारे सामने फिर वही दिक्कत है। जब हम अपनी फसल बाजार में बेचने जाते हैं तो जो फसल का भाव है, दाम है, वो हमें नहीं मिलता। उसकी वजह से किसान आज भी कहीं ना कहीं दिक्कत और कठिनाई में है। जहां साथ ही सरकार बनने के बाद किसान की फसल के दाम कम हुए, वही महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया और
हमारे देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री लोगों को सुविधाएं प्रदान करने की बजाय रोजाना इस किस्म की योजनाएं बनाते हैं जिससे आम आदमी रोज परेशान हो, दुखी हो। आज ऐसे हालात है, जब बिजाई का समय आता है, किसान खाद लेने बाजार में जाता है या सोसाइटी में जाता है तो हमें डीएपी खाद नहीं मिलता। आजकल कोर लगाई जा रही है, यूरिया की कमी है। यूरिया की कमी है कि नहीं है? आज यूरिया नहीं मिलती, बिजाई के वक्त में डीएपी नहीं मिलती। इस सरकार ने लगातार किसान को कैसे कमजोर किया जाए इसके लिए योजनाएं बनाने का काम किया। मैंने 24 फरवरी से यात्रा शुरू करी थी और उस यात्रा के दौरान वो आपके गांव में भी आया था। अब परिवर्तन यात्रा आपके गांव में रात्रि ठहराव भी किया। मैंने उस वक्त 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में जाकर के आया था। मेवात से शुरू करी थी, हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से मिला था। जब मैं यात्रा में गया हुआ था उस वक्त भाषण नहीं देता था, मैं लोगों के साथ बैठ करके बातचीत करता था, उनसे जानना चाहता था कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। आपको सुनकर के हैरानी होगी, मेवात एक ऐसा इलाका है जहां पे स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पताल के अंदर कहीं डॉक्टर नहीं है, नहर का सिंचाई का पानी नहीं है, पीने का पानी भी लोगों को कई कई मील दूर से लेकर के आना पड़ता है। सड़क नाम की चीज नहीं है, लोग परेशान है, दुखी है। हर गांव की अपनी अपनी इस तरह की समस्याएं हैं। तो उस यात्रा के दौरान आपके साथ का एक गांव है, क्या नाम था जहां पानी की दिक्कत? जयजयवंती। मैं जयजयवंती गांव में गया था। जयजयवंती गए होंगे लोग आज? आए हुए। मैं जब गांव में गया था तो कमाल की बात थी, उस गांव के अंदर पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। और जो पानी सरकार ने पीने का गांव के लोगों को दे रखा था, वो पानी जल से भी ज्यादा खतरनाक था। मुझे गांव के लोगों ने, जब मैं बातचीत कर रहा था तो उन्होंने मेरे सामने शिकायत रखी। एक रिटायर्ड फौजी था उस गांव के अंदर, उसने मेरे सामने ये बात रखी कि हमारे पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। मैं कई दफा अधिकारियों से मिल चुका हूं। जहां उसने कहा कि मैं अधिकारियों से मिला हूं, वहां ये भी बताया कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी मिला, मैं मुख्यमंत्री से भी मिला, मैंने प्रधानमंत्री को भी लिखा, लेकिन किसी ने इनके पानी की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने वहीं बैठे बैठे जो एक्शन था उसको टेलीफोन किया और उस एक्शन से मैंने कहा कि इनके पानी की पीने की व्यवस्था करो। इनके पास जमीन जो है नहर के साथ लगती हुई है, वहां पे आप इनको वाटर ट्यूबवेल लगा करके दो ताकि इनके पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाए। उस अधिकारी ने मुझे भी दूसरों की तरह समझ लिया। जैसे यहाँ के लोकल एमएलए का टेलीफोन सुन तो लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। चीफ मिनिस्टर का फोन तो सुन लेते हैं लेकिन उनकी बात को अनसुना करने का काम करते हैं। उन्होंने मेरे बारे में भी शायद ये सोच लिया उस अधिकारी ने कि आज बैठ करके टेलीफोन किया तो कल चला जाएगा, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। मैंने उसी वक्त उसकी भाषा को भांप लिया था। शाम को जब मैं जींद पहुंचा तो जींद पहुंचने के बाद मैंने उसे अपने आवास पे बुला लिया और बुलाकर के उसको हिदायत दे करके गया था कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर पानी की व्यवस्था तेने नहीं करी तो मैं यात्रा बीच में छोड़ करके आऊंगा और उस नहर की पुली के अंदर तेरी गर्दन दबा करके छोड़ कर गया। उस अधिकारी को मेरी भाषा समझ आ गई और मेरे ख्याल 10 दिन तो लगे नहीं होंगे। मात्र एक हफ्ते के अंदर साहब, एक हफ्ते में पीने के पानी का बंदोबस्त हो गया।
सत्ता में बैठे लोग जो काम 4 साल में नहीं करा सके, उस काम को 1 हफ्ते में करा करके देने का काम किया। जहां पानी की व्यवस्था कराई, मेरा कहने का मतलब है कि लोग जो सत्ता में बैठे हैं ये केवल चुनाव के समय में आपके बीच में आते हैं और चुनाव के समय में आकर के आपसे बड़े बड़े वायदे करके जाते हैं। वोट लेने के बाद जब आप अपनी बात उनके सामने रखते हो तो फिर आपकी बात को अनसुना करने का काम करते हैं। केवल कैसे इस प्रदेश को लूटा जाए इसके बारे में लगातार योजनाएं बनाते हैं। आज जो मौजूदा सरकार है ये लोगों के हितों की सरकार नहीं, ये तो झूठ और लूट की सरकार है। दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है प्रदेश में। आज किसी भी व्यक्ति से अगर जाकर के आप पूछते हो, जिन लोगों ने बड़े बड़े वायदे आपके बीच में किए थे, जो कहते थे पेंशन अकाउंट 100 रुपए कराने में, और जो ये कहते थे कि किसान जब फसल बेचने जाएगा 200 रुपए बोनस के रूप में देंगे, अनेक इस किस्म के वायदे किए थे। जो ये कहते थे 75% पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जुलाना के लोगों ने उन पर विश्वास किया, भरोसा किया और आपने यहां से उनकी पार्टी का एमएलए बना दिया। जो ये कहते थे कि हम भाजपा को सत्ता से दूर कर देंगे, आपने उन लोगों पर विश्वास करके उनको जिताया। जिताने के बाद उन लोगों ने सबसे पहले भाजपा की गोद में बैठ करके जिन लोगों को सत्ता से बाहर प्रदेश के लोगों ने किया, उनकी सत्ता बनाने का काम किया। आज उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अगर हम उस वक्त ये गलती ना करते तो फिर मान करके चलो आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सत्ता में नहीं होती। आज फिर सत्ता आपकी होती, आप ताकत आपकी होती है। लेकिन साथियों, अब फिर चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। जिन लोगों ने आपके बीच में कहा था 5100 कराएंगे, वो तो 5100 नहीं करा सके। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कैथल की रैली के अंदर लोगों के साथ वायदा किया और कहा था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आप सत्ता में लेकर के आओगे तो सत्ता में आने के बाद पहली कदम से जैसे चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए पेंशन बनाई थी, उसी तरह पहली कदम के साथ उस पेंशन को बढ़ाने का काम करेंगे। 7500 रुपया महीने की पेंशन करके आपको देने का काम करेंगे। जहां पेंशन आपको 7500 रुपया महीना देंगे, वहीं चौटाला साहब ने पढ़े लिखे नौजवान से वायदा किया है। पहले भी चौटाला साहब का जब राज था उस वक्त आपके इलाके के बच्चों को रोजगार और नौकरी मिली थी कि नहीं मिली थी? कोई गांव ऐसा नहीं होगा जुलाना विधानसभा क्षेत्र का जिस गांव से 5, 10, 15, 20 बच्चे नौकरी ना लगे। हर गांव से लगे थे। अब की बार फिर तुम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिताने का काम करना, ताकि सरकार बनने के बाद हम हरियाणा प्रदेश के हर पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी देने का काम कर सके। हम बच्चों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। आज ऐसी हालत मैंने प्रदेश के अंदर देखी कि जिस हरियाणा प्रदेश का बच्चा अपने गांव में माँ बाप के साथ रह करके अपनी कमाई करता था, अपने माँ बाप की सेवा करता था, अपने प्रदेश का नाम आगे बढ़ाता था, आज वो नौजवान बच्चे मायूस होकर के गांव छोड़ करके, प्रदेश छोड़ करके, देश छोड़ करके विदेश जाने लगे। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से 20, 30, 50, 100 बच्चे विदेशों में ना गए। मैंने कुछ गांव तो ऐसे भी देखे हैं जिनमें 18 वर्ष की आयु से बड़ी उम्र का कोई भी नौजवान बच्चा जो आज गांव में नहीं है, विदेश में, कोई अमेरिका बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है। हम इस तरह की व्यवस्था करके देंगे कि जो विदेश हमारे बच्चे गए हैं जमीनें बेच करके, वो विदेश छोड़ करके वापिस अपने गांव में आएंगे और अपने गांव में आकर के अपना रोजगार करेंगे, अपनी नौकरी करेंगे और अपने माँ बाप के साथ रहकर उनकी सेवा करने का काम करेंगे। जहाँ ऐसी व्यवस्था करेंगे वहीं उसके साथ साथ जो बच्चा रोजगार नहीं प्राप्त कर पाएगा हम उसे मायूस नहीं होने देंगे। हम उस बच्चे को भी पहले जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2000 से 2005 के दौरान 11,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया था, उनके बाद उसको बढ़ाएंगे 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर तो सम्मान करेंगे। वहीं उसके साथ साथ इस यात्रा के दौरान मुझे एक चीज देखने को मिली थी। मैं फ्रेंड गांव से नरवाना विधानसभा क्षेत्र में यात्रा कर रहा था और फ्रेंड गांव से सच्चा खेड़ा गांव की तरफ जा रहा था।
तो सत्याखेड़ा गांव की तरफ जा रहा था तो फ्रेंड गांव के अंदर मुझे 25-30 माताएं जो बुजुर्ग थी वो एक दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी। मैं गया, उनसे राम राम करी, उन्होंने मेरा सिर चुटकारा। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा वहां पे बाकी तो सारे गांव की माताएं बहनें आई थी, आप क्यों नहीं आई? वो मुझे कहने लगी सावन का महीना था कि हम तो सत्संग कर रही थी। मैंने उनसे पूछा, आपके गांव में सत्संग भवन है? मैंने कहा सरकार ने कोई ऐसी जगह आपको बना करके दे रखी है जिसमें बैठ करके आप सत्संग कर सको? वो कहने लगी नहीं, परेशान है, कभी इस दरवाजे में बैठती है, कभी किसी दूसरे में जाती है, कभी कोई तरकतों के नीचे बैठ करके करती है। मैंने उसी वक्त यह फैसला कर दिया था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को इस प्रदेश में सत्ता में लाने का काम अगर किया लोगों ने, तो फिर इन माताओं के लिए भी हर गांव गांव के अंदर एक एक सत्संग भवन बनाने का काम करें, ताकि ये भी आराम से अपना बैठ करके राम का नाम ले सके, ये भी परेशान ना हो। जहां इनके लिए सत्संग भवन बनाएंगे, वही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद मैं ईंधन खत्म कर दूंगा, लकड़ी के चूल्हे खत्म कर दूंगा, गैस के सिलेंडर, गैस के चूल्हे मुफ्त में दे दूंगा। गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने की बजाय 275 वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ा करके 1200 रुपए कर दी। सिलेंडर महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? और जब सिलेंडर बढ़वाने की बात करती है तो विवाद होता है कि नहीं होता है घर में? तब दिक्कत आती है। आप राज बनाओ, महिलाएं राज बनाने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभा सकती है। जैसे ही आप राज बना दोगी, राज बनने के बाद महीने की पहली तारीख को आपके घर में सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर मुफ्त में आएगा। जहां गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त देंगे, वहीं उसके साथ साथ चौटाला साहब का फैसला है कि हर माता के खाते में जो गृहिणी है, घर की जो रसोई चलाने का काम करती है, उसको रसोई का खर्च किसी से मांगना ना पड़े, उसके लिए 1100 रुपए अलग से आपको हर महीने आपके खाते में डालने का काम करेंगे। जहां आपको ये सारी सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। वही मैंने इस यात्रा के दौरान एक चीज बहुत नजदीक से देखी, लोग बिजली से बहुत परेशान हैं, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते हैं। जो बिल 200, 300, 500 रुपए आता था वो बढ़ करके 5-5 हजार रुपए हो गया। जहां बिजली के बिलों से परेशान है, वहीं उसके साथ साथ बिजली के छापों से भी परेशान है। सुबह 4 बजे 3 बजे बिजली वाले लोगों के घरों की छतों पर चढ़ जाते हैं, जाकर के छापे मारते हैं, लाख 2-2 लाख रुपया जुर्माना लगाते हैं, परेशान करते हैं। ये परेशानी है कि नहीं है तुम्हारे सामने? और इस सरकार ने तो लोगों को परेशान करने के लिए जो मीटर घरों के अंदर लगे हुए थे वो बाहर लगा दिए, और बाहर ऐसे मीटर लगा दिए। मलिक साहब अभी बता रहे थे, मुझे यात्रा के दौरान लोगों ने बहुत खुल करके बताया कि मीटर ऐसे हैं जो धूप से भी चलते हैं। और कई लोगों ने यहां तक भी कहा कि धूप से नहीं, ये कोई करनी घूट होकर इनके पास जाकर के मार दे तो भी मीटर चाल पड़ेगा। आप राज बनाओ, जैसे आप अपना राज बना लोगे 2024 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, मीटर पुरवा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा देंगे। जहां ये मीटर पुरवाएंगे, वहीं उसके साथ साथ ऐसे नए मीटर आपके घरों में लगा करके देंगे जिनकी गरारी 500 पे आके भर जाएगी, किसी का 500 से फालतू एक पैसा मिलकर नहीं आएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है, आप तो सदा चौधरी देवीलाल जी के एक इशारे के ऊपर उचाना का एक मतदाता जो है, जिसको भी उम्मीदवार बना करके भेजते थे उसको जिता करके भेजने का काम करते थे। अब की बार भी जिसको भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से चौटाला साहब उम्मीदवार बना करके भेजेंगे, आप उसको जिताने का काम करो। जिता दोगे? जुलाना जीत सारा ही ऐसा ही है, सारा जीत ये कबाद पर मरने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि उसके बाद जिसको उम्मीदवार बना करके भेजे उसको जिताने का काम करोगे। वहीं उसके साथ साथ 30 तारीख को हमने महिला का सम्मेलन रखा है जींद में। आज भी आप बहुत बड़ी संख्या में आई हो। मैं 30 तारीख का आपको अभी से निमंत्रण देकर के जाता हूं कि 30 तारीख को भी आप बड़ी संख्या में
दिन के 11 बजे अनाज मंडी के अंदर रखेंगे महिला सम्मेलन, और उसमें बड़ी संख्या में आओगी। इतनी बड़ी संख्या में आ जाओ कि पूरे प्रदेश के अंदर इस बात का संदेश चला जाए कि अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिलाओं ने बागडोर संभाल ली। अरे महिलाएं अकेली ही बेड़ा पार करने का काम करेंगी। एक बात आपसे कहने करने आया था।